यहाँ कोई है जो हिंदी समझते नहीं है और अंग्रेजी में ऐसा है कोई क्या हिंदी नहीं जानने वाले कोई है? नहीं, सब हिंदी जानता है। हिंदी में नेहरू के नाम पर यूनिवर्सिटी में हिंदी लोग जानते हैं, ये बड़ी चीज है। ये जो विधेयक है ये पेश तो हो गया पार्लियामेंट में, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इंट्रोड्यूस होने के बाद पार्लियामेंट का परमिशन लेना होता है, लोकसभा का पहले, राज्यसभा के बाद में, या दोनों साथ। ये नहीं हुआ है और पता नहीं कि जिस हालात में आज कांग्रेस है और जो विरोध विभिन्न राजनीतिक आयाम से आई है, उससे लगता है कि ये बिल आएगा नहीं। फिर भी हमारी तैयारी होनी चाहिए और इसके पीछे जो मंशा है उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये बिल ना आए तो दूसरा और कोई आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होते रहेगा। हमारे संविधान में एक प्रावधान है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। उस आर्टिकल 14 का अर्थ ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, माने विधि के सामने सब समान है। और ये जो बिल है ये बिल्कुल उसकी विपरीत है। इस बिल ने देश को दो हिस्से में बांट दिया, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, और मेजॉरिटी की अधिकार उसमें छीना गया। और मैं बताऊंगा कैसे कैसे जो सेक्शन हैं इस बिल के, मैं बिल के कॉपी लाया हूं और इस बिल में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे साफ होता है कि जो आर्टिकल 14 मूलभूत है कि सब विधि के सामने एक है, उसको किस तरीके से इन्होंने इस बिल में ठुकराया। बिल बनाने वाले का नाम है हरीश मंदर या मंदर पता नहीं है, और वो IAS में था, परंतु कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन है उसका, और वो मंशा इसमें या प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अब पहले इन्होंने विधि में एक ग्रुप डिफाइन किया है। ग्रुप का कौन है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। एक प्रकार से रिलीजियस बेसिस पर नहीं है, लेकिन जानबूझकर उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी इसमें लाए। ये इसमें कम्युनल कहना ठीक नहीं है, परंतु फिर भी, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भाषा में भी जो अल्पमत में है वो भी इस ग्रुप में आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन किया है हिंदुओं का कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में ये बिल लागू होने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए वगैरह हजार कारण दिए हैं। तो हिंदू मेजॉरिटी है और कई माइनॉरिटी भी नहीं हो सकती। तो एक बात ये है। दूसरी बात
कि उन्होंने ये कहा है कि ये ग्रुप के विरुद्ध में हिंसा होगी, उसी को पहचाना जाएगा। मेजॉरिटी के विरुद्ध में कोई हिंसा हो तो उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसके माने ये कानून उनके लिए नहीं बना है। ये कानून बनाई गई क्योंकि कहने कि वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने इस कानून को स्पेशली लाए। परंतु इसमें यह है कि कोई हिंसा हिंदू जो ग्रुप नहीं है, यानी सवर्ण हिंदू, वो अभी सवर्ण हिंदू ये ऐसी शब्द आजकल चिपक गई है। सवर्ण हिंदू तो जिस परिवार में पैदा हुए उससे आपका वर्ण बनता नहीं है, क्योंकि वर्ण का जो इतिहास है उसमें जाएंगे तो वर्ण व्यवस्था 2 ऋषियों ने बनाई थी। एक ऋषि का नाम था भृगु और दूसरा का नाम था भारद्वाज। इन दोनों मिलकर के इन्होंने विचार विमर्श किया कि समाज को स्थिर करने के लिए कैसा हमें बनाना चाहिए। तो भृगु ने कहा कि जब तक सत्ता की विकेंद्रीकरण नहीं होती समाज में, तब तक समाज स्थिर नहीं हो सकती। तो भारद्वाज ने ये सवाल पूछा कि विकेंद्रीकरण किस प्रकार। तो भृगु ने कहा पहले सत्ता के 4 आयाम हैं। एक है विद्या, ज्ञान, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है धन और चौथा है भूमि। और उन्होंने कहा कि समाज में किसी को इस चारों में से एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिनके पास ज्ञान है या ज्ञान प्राप्त करते हैं या विद्या प्राप्त करते हैं, विद्वत बनते हैं, वो उनके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए, भूमि नहीं होना चाहिए, और इनको ब्राह्मण कहा जाता है। और ये अनुशासन में रहेंगे तो ही ब्राह्मण, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। जिनके पास शस्त्र है वो राजा बनेंगे, लेकिन उन्होंने एक तो उन्होंने क्षत्रिय के लिए कहा कि उनके पास शस्त्र होगा, परंतु इस शस्त्र का उपयोग कब होगा ये वो नहीं कर सकते। युद्ध की घोषणा वो नहीं कर सकते। दंड देने की अधिकार उनके पास नहीं होगी। उसके लिए उनको जिनके पास विद्या है, ज्ञान है, उनके पास जाकर सलाह देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे देश में जो राजा महाराजा थे, उनका स्थिति जो यूरोप में महाराजा थे वैसे नहीं था। यूरोप के महाराजा को पूर्ण अधिकार था, जब युद्ध चाहे घोषणा कर सकते थे और दंड भी वही देते थे। तो हमारे उस दृष्टि से एक मोनार्की सिस्टम नहीं था। इसी प्रकार से जो धन कमाते थे उनकी प्रतिष्ठा उस पर बनेगी, उस समय बनेगी जब वो अधिक से ज्यादा धन प्राप्त करने के बाद उसका दान करते हैं। और समाज में धन के आधार पर उच्च स्तर नहीं होगा। समाज में प्रतिष्ठा धन के आधार पर नहीं होगा।
और जो जिनके पास भूमि है वो समाज के लिए अनाज पैदा करेंगे। और ये चारों वर्ग में प्रतिष्ठा की दृष्टि से विभाजन तो था ही, लेकिन ये नहीं था कि ये जन्म से जुड़ा हुआ है। अब वेद व्यासा जिन्होंने महाभारत लिखी, उनका माँ मछुआरा, वो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए, उनके पिता क्षत्रिय थे और वो माँ मछुआरा थी। कालिदासा जो कवियों के कवि महर्षि थे, वो शिकार करते थे जंगलों में। विश्वामित्र जो ऋषियों के ऋषि थे, उन्होंने भगवान को भी धमका दिया था कि मैं एक विकल्प स्वर्ग पैदा करूंगा और एक विकल्प यूनिवर्स पैदा करूंगा। इसीलिए जो भी उन्होंने पैदा किया वो बिल्कुल उल्टा है। फल होती है सॉफ्ट आउटसाइड और अंदर गुठली टफ होती है। और विश्वामित्र ने नारियल पैदा किया, वो बिल्कुल उल्टा है। तो क्या क्या विश्वामित्र ने पैदा किया, सब देखोगे कि आम तरीके से देखा जाएगा तो वो भी विभिन्न है। वो क्षत्रिय परिवार में पैदा होते हैं और ऋषियों के ऋषि माना जाता है। और वाल्मीकि, उनके माँ बाप दलित थे, उनके माँ बाप को किसी कारण से परे किया गया, पर उनको बच्चे परे नहीं। और वाल्मीकि रामायण लिखे। रावण ब्राह्मण था, ये मूर्ख करुणानिधि ये समझा नहीं और रावण लीला मनाता था। ब्राह्मणों का नाश हो, रावण का जय हो। मैंने उनको समझाया कि रावण तो ब्राह्मण था, बहुत माना नहीं पहले। फिर मैंने तमिल में एक रामायण है, उसका नाम है कंबन एक थे, तमन रामायण, उसको दिखाया तो उसने वो रावण लीला मनाना छोड़ दिया। पता नहीं आपको मैंने पहले मीटिंग में बताया कि नहीं, राम की बड़ी बुराई की। जब मैं राम सेतु के लिए लड़ रहा था तो राम की बुराई करता था। एक दिन कहा कि ये सुब्रमण्यम स्वामी कहता है ये राम सेतु है। कहाँ है राम सेतु? कैसा हो सकता है राम सेतु? राम कोई इंजीनियर था, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री लिया, ऐसा मजाक पड़ा है। दूसरे दिन बीमार हो गए और रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तो इसीलिए मैंने उसको चिट्ठी लिखा, गेट वेल कार्ड, कि कम से कम रामचंद्र जी को MBBS तो मिल गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो विकृति आई है कि जन्म से जुड़ गया है, ये सारा वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तो ये सवर्ण यही कहना गलत है। आजकल बड़े रिसर्चेस हो रहे हैं DNA पर, और DNA रिसर्च दिखाती है कि किसी भी वर्ण का हो आप, या आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, आपका DNA एक ही है। स्किन कलर ये रेस नहीं है, वो धूप के कितना निकट है उस पर डिपेंड करता है। इक्वेटर के पास जाओगे तो डायरेक्ट रेस आती है और वो पिगमेंटेशन बदल देती है। धूप में नहीं जाओगे 2-3 पीढ़ी तो रंग बदल जाती है। माइकल जैक्सन एक सिंगर था अमेरिका में, पता नहीं नाम सुना है। वो एक दिन गया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरा पिगमेंटेशन निकाल दो। डॉक्टर ने निकाल दिया और वो देखने में सफेद, उसकी चमड़ा बिल्कुल सफेद लोगों के जैसा था। तो रंग में फर्क हो सकता है,
उत्तर भारत दक्षिण भारत मिलता है, वो भी बदल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण हो, शूद्र हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, डीएनए के प्रकार में कोई फर्क नहीं है। ये यूनिवर्सिटी केम्ब्रिज की रिसर्च है, मैं यूनिवर्सिटी मैसूर की रिसर्च है, ये यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन यूएसए का रिसर्च है, और आजकल काफ़ी छप रहा है। आप गूगल में जाकर लिखोगे डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन, वो आ जाएगा। हिंदू मुसलमान में भी डीएनए एक ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान अपना पूर्वज हिंदू है मान ले, तो हम उनको अपना भाई मान लेंगे। और मुसलमान पर ये इमाम चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मान लेंगे तो फिर बहुत निकट आ जाएंगे हिंदू का, फिर कल हिंदू ही बन जाएंगे, वो डर है उनको। लेकिन हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, डीएनए में कोई फर्क नहीं। तो ये ग्रुप बनाना बेमतलब है, ये शरारत है। और ये शरारत इतनी दूर गई है कि मैं एक दो मैं पढ़ाता हूँ आपको बिल से, और आपको शॉक लगेगा कि कैसे ऐसे बिल हो सकता है। ये कहते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 में है सेक्सुअल असॉल्ट। ए पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही और शी कमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। विमेन सेक्सुअल असॉल्ट कर सकते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, बट यहाँ लिखा है ही और शी। A person is said to commit sexual assault if he or she commits any of the following acts against a person belonging to the group defined in this act. माने सेक्सुअल असॉल्ट का कॉग्निशन तब लेंगे जब मेजॉरिटी से कोई माइनॉरिटी पर सेक्सुअल एक्ट रेप करता है, रेप उसमें लिखा है। और माइनॉरिटी मेजॉरिटी को रेप करेगा तो माइनॉरिटी माने, मान लीजिए किसी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में कोई मुसलमान हिंदू को, महिला को रेप करेंगे तो वो एक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने डिफाइन कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं माइनॉरिटी नहीं का, ग्रुप का है। ग्रुप माने मुस्लिम, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट। तो रेप का कॉग्निशन तब लेंगे जब ग्रुप का कोई रेप होता है। अब आर्टिकल 14 बिल्कुल विपरीत है ये, और इसके माने मेजॉरिटी के महिलाओं का रेप हो सकता है और कानून में कोई कॉग्निशन नहीं है, ये यहाँ लिखी है। फिर hate propaganda, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, whoever publishes, communicates or disseminates by words, either spoken, written or by signs of visible representation, inciting hatred, causing clear and present danger of violence against the group। यानी आप कहिए कि हिंदुओं का मार काट करो, हिंदुओं को काफिर हैं उनको खत्म करो, उनको जान से मारो, इस एक्ट विल नॉट बी कॉग्निशन। बट कोई मेजॉरिटी से कहेगा एक ग्रुप के बारे, उसका कॉग्निशन लिया जाएगा। तो इसमें ये एक पार्शियलिटी जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में है, वो है। दूसरा है, उन्होंने ये कहा
कि एक अथॉरिटी बनाएंगे और वो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दे सकती है। मान लीजिए एक्ट बनाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट कहते हैं नहीं हम नहीं सुनेंगे। तो इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि ग्रुप जो है उस ग्रुप के लिए ये अथॉरिटी स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई ग्रुप या अथॉरिटी दूसरे स्टेट को आदेश दे सकती है। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी चले गए, इसीलिए मायावती ने कहा ये बिल नहीं चाहिए, इसीलिए ममता ने कहा ये बिल नहीं चाहिए, इसीलिए जयललिता ने कहा ये फासिस्ट बिल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी नेशनल है। गाली जयललिता ने बहुत गाली दी। तो स्टेट में जहां लोगों को ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि स्टेट का राइट्स को डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, वो लोग सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ता है इससे कि दूसरी बात है, पहला जो मेजॉरिटी के विरुद्ध में कोई वायलेंस होगी, रेप होगी, नो कॉग्निजेंस, वो तो अलाउड है। बट माइनॉरिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी के ग्रुप के खिलाफ वायलेंस होगा, तुरंत एक्शन किया जाएगा। और टॉर्चर में भी ये है, सेक्शन 9 में टॉर्चर है, ग्रुप टॉर्चर होगा, एक्शन। टॉर्चर बाय होम? पुलिस अधिकारी। बट मेजॉरिटी का कोई टॉर्चर होगा, वो तो मेजॉरिटी का मूलभूत अधिकार है टॉर्चर होना, तो इसलिए अलाउड है।